Hello, all of you. My name is Prachi Soni and I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikawabad. And today we are here to study class 12 NCERT Geography, India, People and Economy. And we've already completed first 11 chapters of this book and currently we are on chapter number 12. So that is geographical perspectives on selected issues and problems. We would be talking about pollution, environmental pollution, which will include air pollution, water pollution, noise pollution. Then we will be talking about waste disposal, urban waste disposal. We will be talking about migration, certain case studies, the land degradation problem, and certain case studies attached to it. These case studies fall important for you because you can be asked in your examinations about write a case study about this, write a case study about that. So you should be knowing these case studies. It's not necessary that you remember these case studies which are given in your book. You can make your own, but it should have certain story, it should have certain conclusion, certain observation and analysis. So, without wasting any of your time, let us begin with the chapter. In this chapter, we will be talking about pollution firstly. So, environmental pollution कैसे होता है? Environmental pollution होता है जब आपके environment में कुछ भी किसी भी तरीके का harmful substance release होता है, energy release होती है from वेस्ट. और वेस्ट कौन क्रिएट करता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वेस्ट क्रिएट होता है. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, बहुत अलग अलग तरीके के पोल्यूशन होते हैं, सब हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ये हम मीडियम से ट्रांसफ़र करते हैं. मीडियम से पढ़ते हैं यानी कि ऐसा क्या मीडियम है जहाँ से जो पोल्यूशन है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस हिसाब से हम पोल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं. यानी कि अगर आपने पानी में गंदगी डाली और वो पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो क्या हो गया? वाटर पोल्यूशन हो गया. आपने स्मोक निकाला, आपकी गाड़ी की वजह से स्मोक निकला, तो वो एयर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या एयर में है तो उसको हम एयर पोल्यूशन बोल देते हैं. तो जो मीडियम यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम लोग उसके हिसाब से हम पोल्यूशन का नाम रख देते हैं. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन. उससे पहले अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. जैसे जैसे हमारी जनता यानी कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमने वाटर का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करना शुरू कर दिया है. इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ मतलब वी डू नॉट सी, हम लोग जितना ज़रूरत होता है उतना नहीं, मतलब जितना धड़ल्ले से यूज़ करते ही जा रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. और हमारा इंडस्ट्रीज एक्सपैंड कर रहा है. इंडस्ट्रीज एक्सपैंड कर रहा है का मतलब धीरे धीरे करके जैसे जैसे आर इंडस्ट्रीज आर इंक्रीजिंग, हमने आत्मनिर्भर प्रोग्राम स्टार्ट किया, हम सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करें, उस केस में हम इंडस्ट्रीज बनाते हैं, विच इज़ गुड, जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे रिसोर्सेज मिलेंगे, हमें इम्पोर्ट्स कम करने पड़ेंगे. बट इंडस्ट्रीज अपने आप को साफ रखने के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए वाटर का यूज़ करती है और फिर वो वाटर को पॉल्यूट करती है. वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो गई है बहुत ज़्यादा पहले से. सरफेस वाटर अवेलेबल, तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि वाटर ख़त्म हो रहा है, वाटर ख़त्म नहीं हो रहा है, पर जो पानी आपको चाहिए फॉर योर यूज़, फॉर योर ड्रिंकिंग, वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पानी है उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है. सरफेस वाटर अवेलेबल फ्रॉम रिवर्स, जो पानी हमको रिवर्स से मिलता है, कैनाल से मिलता है, लेक से मिलता है, वो कभी भी प्योर नहीं होता है. उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी कुछ ना कुछ पोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सब कुछ मिला होता है. और जब इन सारे सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, जैसे पहले 1-2% था तो हमारी बॉडी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, एडजस्टमेंट हो जाती थी. बट अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है टू अ सर्टेन लेवल फॉर विच आवर बॉडी इज़ नॉट रेडी, तो वो हमको हार्मफुल होती है, अनफिट फॉर यूज़ हो जाती है. इस सिचुएशंस में एक सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी वाटर, हर चीज़ में हमने देखा था कि जब लॉकडाउन हुआ था तो हमने नदियों को साफ़ नहीं किया था, हमने हवा को साफ़ नहीं किया था. इन सारी नेचुरल चीज़ों का एक सेल्फ प्योरीफाइंग मैकेनिज्म होता है, सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे दे क्लीन देमसेल्व्स. पानी अपने आप को साफ़ कर लेता है, हवा अपने आप को साफ़ कर लेती है. बट अगर एक पॉइंट के बाद गंदगी बहुत ज़्यादा भर जाती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है, तो वाटर भी अपनी जो सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, उसको टेक ओवर नहीं कर पाता है, कंप्लीट नहीं कर पाता है. एज ए रिजल्ट वो गंदा ही रह जाता है. दो वाटर पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. ऐसा नहीं है कि वाटर पॉल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं होता, जैसे कि जब इरोजन होता है, लैंडस्लाइड होती है,
जानवर वगैरह मर जाते हैं उसके अंदर, प्लांट्स, एनिमल्स। बट जो ह्यूमन पॉल्यूशन है वो रियल कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज कि जो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये आसानी से वाटर मैनेज कर लेता है। ह्यूमन बींग्स पॉल्यूट दी वाटर थ्रू, ह्यूमन बींग्स अपना पानी को किस किस तरीके से पॉल्यूट करते हैं, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, कल्चरल एक्टिविटीज़। कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या होगा, जो आप पानी में जाके पूजा करते हो, दिए डाल देते हो पानी में, आप पूजा का सामान डाल देते हो, डेड बॉडीज डाल देते हो, सो दीज आर योर कल्चरल एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्री जो है वो सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है, यानी कि सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है जो कि आपके पॉल्यूशन को कॉज करता है। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस सेवरल अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि अनडिजायरेबल होते हैं, यानी कि जो पानी को बिल्कुल भी किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं पहुंचाते। ऑब्वियसली कोई भी पॉल्यूटेंट कभी बेनिफिट नहीं पहुंचाता है, बट इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ वेरी हार्मफुल। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या आता है, पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर, जो मैंने बताया पानी यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए, वो गंदा पानी, गैसेस मिक्स हो जाती हैं उसमें, केमिकल के रेसिडुअल यानी कि बचा कुचा जो कुछ केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स हो गए, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ये सारा का सारा पानी में मिल जाता है। एंड देन इट गोज इन दी मेन रिवर्स, सी, जहाँ पे भी आपकी इंडस्ट्री से पानी मिलता है। मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रनिंग वाटर या लेक्स में डिस्पोज कर दिया जाता है, डिस्पोज यानी कि छोड़ दिया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली जो पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं, और इसी वजह से जो एलिमेंट्स ये सारे मिल गए, गैसेस, केमिकल्स, हैवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक, ये सारे आपके मेन वाटर बॉडी यानी कि रिवर से जाके मिल जाते हैं, जिससे पूरा बायोसिस्टम, ना कि सिर्फ पानी का बट पानी को कंज्यूम करने वाले इंसानों का, जानवरों का, प्लांट्स का पूरा बायोसिस्टम ही हिल जाता है। मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, सबसे मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आपकी लेदर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री, हम पेपर को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, वी कीप ऑन वेस्टिंग इट, सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट पेपर, बिकॉज आपका एक पेपर वेस्ट करने से there will be 2 paper mades, and 2 papers made would be creating a lot of pollution. So leather industry, pulp industry, paper industry, textile industry and chemical industries are certain industries which pollute the rivers with the highest grade. कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं जो कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, जो वाटर को वो भी हार्मफुल होते हैं। पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, ये कुछ पॉल्यूशन जनरेटिंग कंपोनेंट्स हैं। ये केमिकल्स रिवर्स में जाके वॉश ऑफ हो जाते हैं, लेक्स में, टैंक्स में। दीज केमिकल्स ऑल्सो इनफिल्ट्रेट दी सॉइल टू रीच द ग्राउंड वाटर। और ये जो केमिकल हैं ये सॉइल को इनफिल्ट्रेट कर देते हैं। इनफिल्ट्रेट यानी कि सॉइल की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी नहीं होती है, और मतलब सॉइल के अंदर घुस जाते हैं। इनफिल्टर, आप फिल्टर लगाते हो ना, तो जब आप वो छन्नी यूज़ करते हो, छन्नी, तो उससे क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, और जो हल्के होते हैं वो पानी होता है, वो लिक्विड होता है, वो नीचे रह जाता है। सिमिलरली जब ये केमिकल्स पानी में मिल जाते हैं तो ये लिक्विड ही होते हैं, और ये सॉइल के अंदर भी क्रीप इन कर लेते हैं। और जब ये क्रीप इन कर लेते हैं तो इसकी वजह से ना सिर्फ सरफेस वाटर बट ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। These chemicals also infiltrate the soil to reach the groundwater. Fertilizer induces an increase in the nitrate content of surface water. जो fertilizers होते हैं उससे जो surface water है उसका जो nitrate content होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे कि आप पिलग्रिमेज घूमने जाते हो, ये हरिद्वार, ऋषिकेश, रिलीजियस फेयर्स होते हैं, ये मेला लगता है, टूरिज़्म होता है, इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है। इंडिया में जितना भी सरफेस वाटर का सोर्स है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट कंटेमिनेटेड है, यानी कि उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। वाटर पॉल्यूशन इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस, यानी कि पानी से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं गंदे पानी पीने से, पॉल्यूटेड वाटर पीने से। डिजीज़ कॉमनली कॉज ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, जो बीमारियां होती हैं, या इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिजीज़ आपको वाटर से होती हैं, कौन सी डिजीज़ आपको एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकती है, तो यू वुड हैव टू रिमेंबर दीज डिजीज़। तो कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से आपको डायरिया हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन में वर्म्स हो सकते हैं, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है लीवर्स में। जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो शो करता है कि अबाउट 1/4 ऑफ योर कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी कि 1/4 कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो वाटर के थ्रू होती हैं।
दो रिवर पॉल्यूशन इज़ कॉमन टू ऑल रिवर्स, यानी कि ऑलमोस्ट सारी रिवर्स ही पॉल्यूटेड हैं इन सम वे और दी अदर। येट पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रिवर है हमारी इंडिया में, और इससे वजह से काफ़ी ग्रेट कंसर्न लोगों के मन में इसको लेके है। इसी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये सारे इनिशिएट किए गए हैं, और जिससे गंगा को साफ किया जा सके। अब ये नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। तो गंगा एक नदी जो है वो ना कि सिर्फ आपके लिए सबसे बड़ी नदी है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। हम इसको होली मानते हैं, हम इंडिया वालों का तो ये हमेशा से ही रहा है, इंडियंस का जिस चीज़ की आप पूजा करते हो आप उसी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करते हो, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों। यू फर्स्ट रिस्पेक्ट देम, पहले आप उनकी प्रे करते हो, उनसे विशेस मांगते हो, एंड देन यू डिसरिस्पेक्ट देम। सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर इंडियंस एंड दे डू फॉर एवरी अदर थिंग। तो गंगा एज अ रिवर, what not have we praised एंड हमने जिसकी पूजा नहीं करी है, औरतें हो गई, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, एंड एवरी अदर थिंग, वी बुक्स हो गई, हर चीज़ को पहले हम उनसे पूजा पाठ करते हैं, एंड देन व्हेन थिंग्स आर नॉट गुड वी डिसरिस्पेक्ट देम। सो नॉट अनलाइकली इंडिया, बट या गंगा एज अ रिवर की नेशनल इंपॉर्टेंस है, बट रिवर को रिक्वायर होता है क्लीनिंग पॉल्यूशन से। आप इतना पॉल्यूशन कर दिया उसमें कि वो खुद को क्लीन नहीं कर पा रही है। जो हमारी सब यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उन्होंने नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया था, और उस प्रोग्राम की कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हमने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, इस प्रोग्राम के अंडर ये होगा। तो उसमें सबसे पहला है आपका सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम बनाए जाएंगे टाउन्स में, यानी कि गाँव वगैरह में। आप जब नाली का आपका सामान, नाली का जितना भी कचरा है वो जाके रिवर्स में मिलता है, आप उससे पहले ही उसको ट्रीट कर दोगे, ताकि जो भी पॉल्यूटेंट्स है, जो गंदगी है, वो पीछे ही रह जाए और रिवर्स में जाके ना मिले। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस यानी कि इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकल रहा है उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाए कि कितना पॉल्यूशन निकल रहा है, और कितना हार्मफुल है। ये ज़्यादा हार्मफुल है तो इंडस्ट्रीज़ पे फाइन लगता है कि आपने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन किया, या उनको खुद को ही अपने पॉल्यूशन को मैनेज करना पड़ता है, पानी को साफ करके रिवर्स में डालना होता है। रिवर फ्रंट डेवलप कर दिए गए हैं। अफॉरेस्टेशन यानी कि और ज़्यादा पेड़ पौधे क्या करते हैं, नदियों को साफ करने में हेल्प करते हैं, तो अफॉरेस्टेशन किया गया है नदियों के पास, ताकि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो। रिवर के सरफेस यानी कि सतह को साफ करने की बात हुई है। गंगा ग्राम्स बनाने की बात हुई है यूपी, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल में। अब ये गंगा ग्राम्स क्या होंगे, वो सारी जगहें जो कि गंगा के आसपास हैं, ये स्पेशल प्लेसेस होंगी, स्पेशल सिटीज़, टाउन्स होंगे, जो कि गंगा को क्लीन करने में सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर होंगे। क्रिएटिंग और सबसे ज़रूरी, सबसे मेन होता है पब्लिक अवेयरनेस। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि 2-4 लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे गंगा नदी का, सबको अवेयर होना पड़ेगा। एवरीबडी हु इज़ यूजिंग इट्स वाटर, everybody who is somehow connected to it has to have this awareness that no, it has to be clean, it has to be kept clean for your use, for your industrial use, for your future use. So awareness बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप रिचुअल्स वगैरह, आप ज़रूरी नहीं है आप गंगा में जाके ही अपनी अस्थियाँ बहाएं, आप रिचुअल्स करें, बिकॉज इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द रिवर। पहले हो जाता था क्योंकि पहले एक तो लोग कम थे, पहले अस्थियाँ कम थी, पहले मरने वाले कम थे, बट अब इट्स नॉट पॉसिबल। रिवर कैन नॉट कंज्यूम सो मच ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो अगर हम बात करते हैं गंगा और यमुना रिवर का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, वो देखते हैं। उससे पहले अगर हम गंगा की बात करें तो उत्तराखंड से तो आ ही रही है, और वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, तो वहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं होता है। मेजर इसका पॉल्यूशन है यूपी में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया कहाँ है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ है? कानपुर की डाउन स्ट्रीम, वाराणसी की डाउन स्ट्रीम और फरक्का बराज। कानपुर यूपी, वाराणसी यूपी, फरक्का बराज इज़ इन वेस्ट बंगाल। ये फरक्का बराज क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ से गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक जो आपकी बांग्लादेश जाती है और दूसरी जो आपकी वेस्ट बंगाल में मुड़ जाती है, जिसको हम हुगली बोलते हैं। तो ये 3 मेजर जगह है जहाँ पे गंगा एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड है।
एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड है। पॉल्यूशन का कारण क्या है? कानपुर में आपको पता है लेदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कानपुर का इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्बन एरियाज़ का डोमेस्टिक घर का वेस्ट, और कैरकैसेस वाराणसी वगैरह में आप ये बोन्स वगैरह जानवरों के, इंसानों के यू डाल डाल देते हो। ये मेजर 3 सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। पॉल्यूटर कौन कौन है? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, जो कि डोमेस्टिक वेस्ट अपना रिवर्स में जनरेट करते हैं। यमुना की तो बात ही क्या करते हैं, यमुना तो भी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है, उसमें वाइट कलर का झाग लगता है, स्नो हो गया है उसके ऊपर, बट इट इज़ पॉल्यूशन। और सबसे ज़्यादा आपका है जहाँ पे दिल्ली में दिल्ली से लेके जहाँ पे चंबल मिलती है आपके इटावा तक के रास्ते में आपको ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन मिलता है। और मथुरा से आगरा के बीच में भी इट्स वेरी पॉल्यूटेड, दिखती नहीं है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है यमुना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय मेजर, एक तो प्रॉब्लम क्या होती है, हरियाणा और यूपी सारा का सारा पानी अपने इरिगेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, और फिर जब इरिगेशन के लिए यूज़ कर देते हैं और जब पानी एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, उसमें सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स मिले होते हैं जो कि माइक्रो पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं यमुना में। अब माइक्रो और मैक्रो क्या है? माइक्रो पॉल्यूटेंट्स बहुत छोटे पॉल्यूटेंट्स जिनको आप बहुत आसानी से साफ नहीं कर सकते हो, और आप एक छन्नी लगा दोगे तो केमिकल्स तो अलग नहीं हो जाएंगे ना, उसके लिए आपको अलग प्रोसेसेस करने होते हैं, एक्सपेंसिव मशीनरी इस्टेब्लिश करनी होती है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दिल्ली फ्लोइंग इनटू द रिवर, दिल्ली का वेस्ट, दिल्ली में इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, घर, पॉपुलेशन, सब कुछ है वहाँ, तो ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन भी होता है। और सिर्फ वाटर पॉल्यूशन नहीं, वहाँ पे हम एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन सब देखेंगे। तो दिल्ली अपना डोमेस्टिक वेस्ट को डंप करता है। मूविंग ऑन टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एडिशन ऑफ कंटामिनेट्स। एयर पोल्यूशन में क्या होता है? जब हवा में, एयर में कंटामिनेट्स जैसे कि डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गई, गैसेस हो गई, फॉग हो गया, ओडर हो गया, स्मोक हो गया, वेपर हो गया। अब इसके पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं 2.5 टू 10, या इनके साइज़ के हिसाब से इनको ये 10, 2.5, तो ये मिल जाते हैं आपके हवा में। और अगर ये ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा समय तक हवा में रहें तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं वेजिटेशन के लिए भी और जानवरों, यानी कि फ्लोरा के लिए भी और फौना के लिए भी। आप भी फौना में ही आते हैं। प्रॉपर्टी के लिए भी एयर पोल्यूशन डैमेजिंग हो सकता है, जैसे कि आपने सुना होगा ताजमहल इज टर्निंग येलो, पत्थर येलो हो रहा है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर आप वैरायटी ऑफ फ्यूल्स, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को चलाते रहोगे तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे एयर का पोल्यूशन होता है। जब आप फॉसिल फ्यूल्स को कंबशन करते हो, यानी कि व्हेन दे अंडरगो बर्निंग, जब जलते हैं ये फॉसिल फ्यूल्स, तो माइनिंग करते हो या इंडस्ट्रीज बनाते हो, तो ये आपके मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। फॉसिल फ्यूल्स को जलाना तो सबसे मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। ये जो प्रोसेस होता है इससे हवा में सल्फर और नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऑक्सीजन। अब कोई और जब चीज़ इंक्रीज होगी तो कोई और चीज़ खत्म होगी, तो नाइट्रोजन और सल्फर इंक्रीज होता है, हाइड्रोकार्बन इंक्रीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे गंदी होती है, ये लेड इंक्रीज होती है, एस्बेस्टोस, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो काम की चीज़ें हैं आपकी वो खत्म हो जाती है। एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली हवा हवा सांस के बिना कैसे रहोगे? तो सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें आपकी लाइफ में आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके पति पत्नी नहीं है, बट योर एयर एंड वाटर, जिनके बिना यू कैन एक्चुअली डाई। तो एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम, एंड आज की डेट में एवरी डे मोर देन 500 people die because of this air pollution in the world, which is very serious. So air pollution causes various disease related रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, और बहुत कॉमन हो गया है। हम तो अब एयर पोल्यूशन को लेके वी आर वेरी नॉर्मल। पिछले कुछ 5-6 सालों में हमने दिल्ली के बारे में इतना ज़्यादा सुन लिया है। नाउ दिल्ली इज़ सिनोनिमस टू पोल्यूशन। दिल्ली की बात करो या वहाँ के पोल्यूशन की बात करो, एक ही बात सी लगती है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ एयर पोल्यूशन। वहाँ पे कहीं पे भी अगर एयर क्वालिटी एवरेज भी हो जाती है तो पार्टी हो जाती है, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। एंड दिवाली के बाद तो बस क्या ही कहने। तो स्मोकी फॉग
ओवर सिटीज कॉल्ड एज अर्बन स्मॉग, जिसको हम स्मॉग बोलते हैं, उसको स्मोक प्लस फॉग जब मिल जाती है तो वो आपकी स्मॉग बन जाती है। ये भी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के कारण होती है। ये हार्मफुल हो जाती है ह्यूमन हेल्थ के लिए और भी ज़्यादा। एक तो पहले से ही फॉग है तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम थी, आप कैसे ना कैसे मुश्किल से ब्रीथ कर पा रहे थे। अब उस फॉग में क्या मिल गई है, स्मोक मिल गई है। अब आपके अंदर भी जो पहले ही ऑक्सीजन कम थी और कम हो गई है, और अब जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो धुआं ले रहे हो अंदर, विच इज़ जो आपके फेफड़े बहुत ख़राब कर देता है। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years, और आज भी मैं अगर एक हफ्ते के लिए भी दिल्ली जाती हूँ तो माई सिस्टम गेट्स वेरी डिस्टर्ब्ड। मुझे जुकाम खांसी एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स विच इज़ नॉट हेल्दी। 3 साल में मैं यहाँ थी, पूरे 3 साल का अगर टोटल करते हैं तो देयर वर ओनली 5 to 6 months जब मैं ठीक थी, बाकी सारे टाइम या तो गले में दर्द या नाक में दर्द, देयर वाज सम और द अदर प्रॉब्लम्स। दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा कस्टम्ड हो गए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पता नहीं कैसे रह रहे हैं, बट देन दिस इज़ द प्रॉब्लम, serious problem, very serious problem. It proves very harmful for human health. Air pollution can also cause acid rains, जो आपको कभी कभार बारिश के बाद साइड्स में झाग सी दिखती है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखता है, दैट इज़ नॉट स्नो बट एसिड रेन की वजह से आफ्टर इफेक्ट है। जो रेन वाटर एनालिसिस ऑफ अर्बन इन्वायरमेंट हैज़ इंडिकेटेड दैट जो पीएच वैल्यू होती है फर्स्ट रेन आफ्टर समर की, वो बाकी के रेन से काफ़ी कम होती है। इसलिए आप उसको, पहले लोग बोलते थे अरे पहली बारिश में नहाने से आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इफ देयर इज सम स्किन एलर्जीज और एनीथिंग, इट विल गो अवे, क्योंकि उसमें एसिड्स होते थे, थोड़े बहुत एसिड्स होते थे जो अच्छे होते थे। बट आज की डेट में उसमें जितने भी एसिड होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो आपसे स्पेसिफिकली बोला जाता है कि इवन इफ यू लव रेन, डू नॉट bathe in first rain because of its acid content, which is way lower than the upcoming rains. So yeah, this is it about, हमने आज वाटर पोल्यूशन के बारे में और एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स एंड एवरीथिंग। ये चैप्टर ऐसा है जो आपने, पॉल्यूशन इज समथिंग हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हमने एसेज लिखे हैं, स्टोरीज लिखी हैं, पोस्टर्स बनाए हैं, सो इट इज़ नॉट न्यू टू यू, बट आई विल ट्राई टू कीप इट एज एंगेजिंग एज पॉसिबल. And this chapter forms for specifically for people who are in class 12th right now. This is not for your first term, this will be coming in your next term, but you can always watch these videos in the next term again, but however you like it, you can watch it now, you can have the information and do not make notes or anything, but you can do it later. So that's it from my side. Thank you so very much for coming and watching this video. Do give a thumbs up and subscribe the channel if you're understanding the videos, if you are learning anything from me. So thank you and bye bye. Have a good day.